बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज कर चुके होंगे और जनाब वीकेंड ओवर हो चुका है, वीकडे स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमने सोचा कि किससे स्टार्ट करें। आपका दिन, मंडे का दिन एक खास दिन होता है जिसमें आपने पूरे हफ्ते की तैयारी करनी होती है, लेकिन हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले आपको मौसम का हाल बताते चले, क्योंकि मौसम की वजह से ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका ये दिन कैसा गुजरेगा और आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे। तो रवा सीजन के दौरान अगर बात करें, बारिशें कम होने से खुश्क साली का इम्कान पैदा हो गया है और खुश्क साली के बायस डैमों और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह शदीद कम हो गई है, जिसकी वजह से पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। रावलपिंडी में ज़ेर ज़मीन पानी 700 फीट नीचे चला गया है, जिसके बाद वासा ने रावलपिंडी शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। बहुत अलार्मिंग है भाई, ये बहुत अलार्मिंग बात है, क्योंकि इसके बाद फिर फसलों को पानी नहीं मिलेगा, फसलों को पानी नहीं मिलेगा तो हमें खाने को नहीं मिलेगा। तो खुश्क साली की वजह से असरात ट्रिकल डाउन होकर हम तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे अगर बारिशें ना हुई। तो दुआ तो यही है कि बारिशें ज़्यादा से ज़्यादा हों और जो कमी है पानी की वो पूरी हो सके। और इसके अलावा बारिशें कम होने की वजह से मुल्क भर में गंदम की पैदावार मुतासिर होने का भी खदशा है, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और जो फेब है उसके पहले 2 हफ्तों में बारिशें बहुत ज़्यादा कम हुई हैं और महकमा मौसमियात ने से पहले कम बारिशों को पेशगोई ऑलरेडी कर दी थी। हम भी अपने शोज़ में डिस्कस कर रहे थे, वेदर पर जो बात हो रही थी तो ये बताया जा रहा था कि इस साल बारिशें कम होंगी पहले की निस्बत, लेकिन जो प्रिडिक्ट किया जा रहा था उस हफ्ते भी वैसे बारिशें नहीं होती रही हैं। अल्लाह ताला जो है हमारे हाल पर रहम फरमाए, क्योंकि बारिश की इस वक्त ज़रूरत है। हमारी गंदम की खड़ी फसल है जिसको बारिश की ज़रूरत है और पानी की ज़रूरत है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो पानी है वो जो नहरों की सफाई है, भल सफाई, उसकी वजह से पानी वहाँ भी बंद है, तो फसलों को पानी प्रॉपर मिल नहीं रहा, ना ही बारिश हो रही है ना ही नहरों से पानी जा रहा है। तो वो थोड़ा सा मामला गंभीर हुआ और जो सिचुएशन है जनाब की जो रावलपिंडी में पानी वाली, इसको बिल्कुल अल्फाज की हद तक ना लें, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पर हमें इंडिविजुअली भी अपने आप को थोड़ा दुरुस्त करना है और इसको हुकूमत ने तो डेफिनेटली ये सोचने का मुकाम है, एक पॉपुलेशन और एक ये जो हमारे पानी का मसला खड़ा हो गया। एक तो आबादी के हवाले से भी हम कुछ नहीं सोच समझ रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारी पॉपुलेशन किसी कंट्रोल में नहीं रह रही है, जो हमारे लिए अभी तो मसाइल पैदा करिए, आगे चल के इससे शदीद मसाइल पैदा करेगी। और ये जो पानी वाला मसला जनाब, ये बहुत ज्यादा सीरियस मसला है। इसके साथ साथ अब आपको ये भी बताएं कि मौसम की जो बात है उसे भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मौसम कभी तब्दील होता हुआ सर्द हो रहा है, कभी तब्दील होता और आज मोटरवे कई मकामात से बंद है फोग की वजह से, और जब हम रास्ते में आ रहे थे तो फोग थी बहुत सारी जगहों पे। इस तरह की सूरत हाल है, उसमें फिर आपको जो अली कहते हैं ना डेली के आंख मचोली चल रही है, लिटरली आंख मचोली मौसम की चल ही रही है। जब हम समझते हैं कि मौसम तब्दील हो गया है तो मौसम वाकई तब्दील ही हो जाता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस के बराबर बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप जो कपड़े खासकर उसका ख्याल रखिए, क्योंकि इसी से फर्क पड़ेगा और हवा लगते हुए कोई पता नहीं चलता। एग्जैक्टली, और इसीलिए और खुश्क जो सर्दी पड़ती है ना, उसकी बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसके लिए भी अपना भी ख्याल रखें, खासतौर पर छोटे बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और बिल्कुल एग्जैक्टली, अब जरा मेले की बात कर लें। जो क्रिकेट दीवानों की जो इंतजार की घड़ियां ना, वो कह लें कि खत्म हो गई है फाइनली। पाकिस्तान में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला है वो बाकायदा तौर पर सज गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीमों की आमद का सिलसिला जारी है। आगाज में हम वेलकम करेंगे जी हमारे जो मेहमान आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो 2 दस्तों में पहुंच चुकी है और इसके साथ साथ यही कहा जा रहा है कुछ ही देर में इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। 14 रुकनी दस्ता है, उसमें स्टाफ भी मौजूद है, उसके साथ स्टीव स्मिथ कप्तान भी मौजूद हैं। तो खुश आमदीद उन्हें और जी आयन हूँ। और इसके साथ साथ इंग्लैंड की टीम जो पहुंच रही है उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। यहाँ पर मेला चूंकि सजने वाला है तो इसके हवाले से इफ्तिताही तकरीब भी हुई है और इफ्तिताही तकरीब में जो है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा है कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है। शाही किले के दीवाने आम में जनाब ये चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई है जिसने समा बांध दिया और शाही किले की दीवारों पर शानदार लाइट शो ने भी माहौल बना दिया। डेफिनेटली आप लोगों ने जरूर ये इफ्तिताही तकरीब देखी होगी और जो शानदार किस्म की आतिशबाजी है वो की गई तकरीब में। जो क्रिकेट लेजेंड्स हैं उन्होंने पैनल डिस्कशंस भी किए। पीसीबी और आईसीसी के ओहदेदार भी तकरीब में शरीक हुए और मेहमानों का रेड कारपेट इस्तकबाल भी किया गया और क्रिकेटर्स भी तकरीब का हिस्सा रहे थे। मोहसिन नकवी और सियासी रहनुमा भी पहुंचे। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बहुत खुश थे इस मौके पर और इवेंट को कामयाब बनाने के लिए वो तैयार थे। उन्होंने कहा है कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है और शायकीन और जो खिलाड़ी हैं वो भी अपना काम पूरा करें। क्रिकेट में दिलचस्पी से उसे ना सिर्फ देखें बल्कि खेलें भी। इसके साथ साथ और ये बड़ी मजेदार किस्म की तकरीब थी अली, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि जो पुराने कैप्टन हैं उन्होंने भी बात की, इसमें आतिफ असलम भी थे,
उन्होंने भी समा बांधा जनाब। और दूसरा ये कि हमारी टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही है भरपूर, हम प्रैक्टिस करें। उम्मीद करिए कि वो जो प्रैक्टिस है ना वो मैदान में भी लेके जाए, वहां पे परफॉर्मेंस दे, सिर्फ प्रैक्टिस की हद तक ना रहे। क्योंकि अमूमन ऐसे होता है प्रैक्टिस में ऐसे लगता है कि बस मैच के लिए बिल्कुल तैयार, और मैच खेलने जाते हैं तो अभी जो हुआ है जो ट्रायंगुलर सीरीज है वो हम अभी जिक्र नहीं करते, आगे चल के जरा तफसील से उस पर भी बात करेंगे। अभी जरा हम चैंपियंस ट्रॉफी के जो मेला है ना उसके लिए एक्साइटेड है जनाब कि हम होस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट, अल्लाह करे कि खैर खैरियत से इसका जो इनकाद है वो हो जाए। और जो लोग कह रहे थे ना कि जी वेन्यू तब्दील हो जाएगा, एंड तक भी कह रहे थे कि वेन्यू तब्दील हो जाएगा, वो जो कह रहे थे आपको पता ही उनके मुंह पर एक जोरदार किस्म का ये तमाचा है जो ये सेलिब्रेशन हमारी तरफ। इसके साथ साथ आपने देखा है कि इवेंट्स ना सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड हो रहे हैं बल्कि लाहौर में तो बाहर आई हुई है इस वक्त मेले सजे हुए हैं। कहीं पे डॉग शो हो रहा है, कहीं पे कार शो हो रहा है, कहीं पर आपको फूलों की नुमाइश दिखाई दे रही है, हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा है, इवन सुपर हीरो सर्कस भी जा रही है। तो बहुत सारी चीजें इस वक्त लाहौर में हो रही हैं और ये बाहर की आमद की वजह से ही है, या जैसे ही बाहर आती है लाहौर में मेले सज जाते हैं और आप जाइए जरूर उसमें शिरकत कीजिए। और इसी तरह से आज के एक्सप्रेसो में भी आपके लिए बहुत कुछ है कि आज आपकी बहुत सारे टैलेंट से मुलाकात भी करवाएंगे और हमने जो बातें करनी है आपके साथ शेयर करनी है वो भी करेंगे, और म्यूजिक का भी थोड़ा तड़का लगाएंगे आज के शो में। जरा अभी बड़ी खबर की जाने पड़ते हैं। जनाब सियासी सूरत हाल की बात करनी है हमने, बड़ी खबर में आपको पता तो चल ही गया होगा। बानी पीटीआई ने 26वीं तरमीम के दिन गायब रहने वाले अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया और पीटीआई जराए ये बता रहे हैं कि बानी ने जैन कुरैशी के अलावा गायब रहने वाले अरकान असम्बली को निकालने की हिदायत भी कर दी है। और बानी पीटीआई ने पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उनको पैगाम भिजवा दिया है। जराए ये भी बता रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के दिन जरका सहरवर्दी, सेनेटर फैसल सलीम, जैन कुरैशी गायब रहे थे और पीटीआई ने असलम घुम्मन, रियाज फतियाना, जैन कुरैशी, मिकदार अली, औरंगजेब खिची को शोकॉज नोटिस जारी किए थे। उधर पीटीआई ने ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया और बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने यह कहा है कि इमरान खान ने रमजानुल मुबारक के बाद भरपूर तहरीक चलाने की हिदायत की है। उन्होंने असद कैसर और उमर अयूब को टास्क दिया है कि अपोजिशन जमातों को एतमाद में लें। दूसरी जानिब पीटीआई के अंदरूनी मामलात मुसलसल खबरों में रह रहे हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी फवाद चौधरी शुएब शाहीन की लड़ाई हो जाती है, अली अमीन गंडापुर जुनेद अकबर में भी इख्तलाफात की बातें सामने आ रही हैं और शेर अफजल मरवत भी ये कह रहे हैं कि जो बंदर बांट है वो सबको नजर आ रही है। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया था कि मुझे सलमान अकरम राजा ने पार्टी से निकलवाया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि किसी को पार्टी बयानिए को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे, कोई बड़ा लीडर है तो जाकर अपनी जमात बना ले। पीटीआई अंदरूनी इख्तलाफात के साथ हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी और महमूद चकजई एक बार फिर मुतहरिक हो चुके हैं। क्या वो मौलाना फजल रहमान को तहरीक इंसाफ के कंटेनर पर सवार कराने में कामयाब होंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर तजियाकार शौकत साहब। शौकत साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी, थैंक यू सो मच। शौकत साहब देखिए, सारे रहनुमा जो हैं वो अलग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं पीटीआई का, तो इस वक्त जो एक टफ टाइम हुकूमत को देना था, ये टफ टाइम तो पीटीआई को खुद से मिलना शुरू हो गया और उनके जो रहनुमा हैं उनमें एक वाज़ेह डिवाइड नजर आने लग गई है। जी हाँ, डिवाइड तो नजर आ रही है, लेकिन बात यह है कि जिनकी आप बात कर रहे हैं, जितने 4-5 नाम, उन वो क्या अपनी बेसिस पे जीते थे या खान साहब के नाम पे जीते? क्या फर्ज किया ये लोग चले जाएं, 4-5 नाम जिनको शोकात मिला या अभी तक निकाला तो नहीं गया, देखते हैं कब इनको निकाला जाता है। तो क्या इनसे इनकी वजह से पीटीआई थी, इतनी कुव्वत बनी, अवाम में मकबूलियत मिली और आज वो कहते हैं कि हमारी 180 सीटें थी? इसका जवाब यकीनन नफी में आता है, क्योंकि ये एक जो वेव चली थी खान साहब के नाम पे, उसी के नाम पे इनको वोट मिले। अदरवाइज तो बहुत सारे लोगों को तो कोई जानता भी नहीं था। हाँ, औरंगजेब खान खिची साहब या रियाज फतियाना साहब को अपनी जगह पे पहले भी जीतते रहे और वो हैं पॉलिटिक्स में। दूसरी बात ये है कि ये जो लड़ाई वाली सिनेरियो बनी है फवाद चौधरी साहब और शुएब शाहीन साहब के दरमियान, या इससे पहले भी फवाद चौधरी साहब कुछ सहाफियों को भी मारते रहे, हाँ। ये भी तो पीटीआई का वो ऐसा सच तो नहीं है जिसको हम कहें कि इतना बड़ा कोई इंटरनल फैक्शनलिज्म बन गया। हाँ, ये जरूर है कि माजी में भी इन्होंने कहा हम एहतजाज लेके आ रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं, हम टॉपल कर देंगे,
वो अक्टूबर का एहतजाज हो, 26 नवंबर का एहतजाज हो, या उससे पहले जब 25 मई 2022 को खान साहब खुद लेके स्वाबी से आए थे एहतजाज लीड करते हुए टी चौक में, कुछ नहीं हुआ था। एक तो मुसल्लमा चीज बन गई पाकिस्तान की सियासत में कि सिवाय पाकिस्तान नेशनल अलायंस की 1977 की तहरीक के अलावा यहाँ इस तरह के एहतजाजों से हुकूमतें तब्दील नहीं हुआ करती। दूसरी तरफ आपने खुद पंजाब के हवाले से इतनी बड़ी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आखिर वो भी तो कहीं ना कहीं लोगों में, आवाम में, पाकिस्तान के सोसाइटी में रजिस्टर हो रहे हैं। सही। तो प्रज साहब, आपको क्या लगता है ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, इसकी बेसिक रीज़न क्या है? क्या ये वजह है कि जिस तरीके का एहतजाज जो बानी पीटीआई चाह रहे थे वो हो नहीं पाया, जितना मैसिव क्राउड इकट्ठा करना चाह रहे थे? क्योंकि किसी एक भी मौके पर हमने नहीं देखा कि उतनी बड़ी तादाद में कारकुनों को निकालने में ये लीडर जो है वो कामयाब हुए हों। तो इस वजह से आपस में इनका तनाव है या फिर कोई और मसला है? नहीं, अगर तो एहतजाज कामयाब ना होने की वजह से निकालना होता तो फिर ये लोग तो ना निकलते ना। इनका एहतजाज तो ना इनको टास्क मिला था, ये जो 5-6 की आप बात कर रहे हैं, या बाकी भी चंद नजर आ रहे हैं। फिर तो जिनको मैं पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात की बात कर रही हूँ जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिनको टास्क मिले या तो खान साहब उनको निकालते। ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक मुश्किल टाइम है पीटीआई पे, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जो लीडर हैं जिनकी वजह से ये पार्टी है, आज अगर असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौहर खान साहब, अली अमीन खान गंडापुर, दीगर लोग साथ हैं पीटीआई के, तो वो खान साहब की वजह से, वो चाहे साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ही क्यों ना। अगर खान साहब नहीं है दरमियान में इनके, खान साहब जेल में है, तो फिर इनकी अपनी अपनी जो कहते हैं पॉलिटिकल अप्रोचेज हैं वो तो डिफरेंट है। जब पीटीआई बन रही थी तो पता नहीं कहां से लोगों को लाया गया। खान साहब को तो शाम को पता चलता था कि आज ये आ रहे हैं, दुपट्टा पहना दें, वो दुपट्टा पहना दें। बात ये है कि उस पार्टी की एवोल्यूशन जैसे बनी, उन लोगों के दरमियान वो कोहेजन तो एज सच नहीं है। हाँ, खान साहब फिर दरमियान में बैठे, वो चेयर पे बैठे हैं, 200 बंदे इधर बैठे हैं, जो खान साहब कहेंगे वही बात मानी जाएगी। यही बात शेर अब्दुल खान मरवत कह रहे हैं कि ये क्या वजह है कि जब हम खान साहब के साथ बैठते थे हम सारी बातें किया करते थे। शेर अब्दुल मरवत खान कहते हैं कि हमें तो पार्टी में ये बताया गया कि अगर कोई गलत फैसला हो तो आप फिर उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं। आज वो बकौल शेर अब्दुल खान मरवत के अगर आज हम बात करें तो फिर वो हमें पार्टी से निकाल दिया जाता है, ये धमकियां दी जाती हैं। तो इसलिए ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो एक तो जो एक इनवर्स पिरामिड लीडरशिप बनी हुई है पीटीआई की कि एक ही शख्स है, उन्होंने ही फैसले करने हैं, उन्होंने ही हुक्म देने हैं, वो जेल में है। बाकी फिर वो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो कभी भी नहीं बना। आप देख लें, जो खान साहब ने कह दिया वही हो गया। अगर वो बी लेवल, सी लेवल की लीडरशिप का बाकायदा एक एवोल्यूशन के जरिए पार्टी बनी होती, मसलन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर वाइस चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि खुदा के लिए हमारे पास आ जाए, जेल में किसी वक्त मिल जाए तो आए, हमसे मशवरा कर ले, हमारा 40-50 साल सियासत में एक्सपीरियंस है। ये सीनियर वाइस चेयरमैन। दूसरी तरफ आप खुद लाहौर में बैठे हैं, इस पार्टी के एक सदर भी हैं बाय द वे, इस पार्टी के एक प्रेसिडेंट भी हैं बाय द वे। वो कहाँ है परवेज इलाही साहब? मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आया। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो तहरीक चलाया करता है वो मिसिंग। बिल्कुल शौकत साहब, वो मिसिंग तो है। इसके अलावा जो ग्रैंड अलायंस का स्ट्रक्चर है वो आपको कैसा नजर आ रहा है? ये तो पार्टी का अंदरूनी स्ट्रक्चर जो है वो टूट फूट का शिकार है, लेकिन जो बाहर ग्रैंड अलायंस बनाने की बातें हो रही हैं वो कहाँ तक आपको कामयाब होती हुई दिखाई देती है? महमूद खान अचकजई साहब आ गए, फिर मौलाना को आराम करने की कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब कह चुके हैं कि अपोजिशन अलायंस खुशाइंद है, कौम भी यही चाहती है। आप क्या कहेंगे इस पर? ये बात तो दुरुस्त है कि खुशाइंद होना चाहिए। जब आप अपोजिशन में हैं और बहुत सारी पार्टी अपोजिशन में हैं तो वो पहले 6 महीने में ही पाकिस्तान में इस तरह के अलायंस बन जाया करते हैं। हमने 90s में भी देखा है, हमने जनरल परवेज मुशर्रफ वाले उसमें भी देखा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है
कि जो पार्टी अपने एमएनएस के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, जिस पार्टी में अपने अंदरूनी इतने इख्तिलाफात हों कि उनको बंदे अपने निकालना पड़ते हैं, उनसे ये तवक्को करें कि वो दूसरों को अकोमोडेट करेंगे, उनको साथ बिठाएंगे, कहीं उनकी बात मानेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। ये दूसरी अपोजिशन जमातों का मसला नहीं है, ये पीटीआई का मसला है। और सबसे बड़ा मसला है, मौलाना फजलुर रहमान एक दिन तकरीर में कह रहे थे कि हम तहरीरी चीजें चाहते हैं। इट मीन्स अब मैं उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, हो सकता है मौलाना साहब का मतलब ये ना हो। इंटरप्रिटेशन ये है कि हमें एतबार नहीं है, आप लिख के दें, चीजें तय हो तहरीरी तौर पर और उनके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। हाँ, सबसे बड़ी शौकत साहब उसकी भी रीजन है ना, यू टर्न एक हिस्ट्री है पीटीआई की, तो वो तो यू टर्न से बचने की कोशिश ही कर रहे हैं। मैं यही बात कर रहा था कि सबसे बड़ा मसला खान साहब है। अच्छा। मसलन इधर इनकी जो सियासी कमेटी है, उसमें बैरिस्टर गौहर खान है, असद कैसर खान है या दूसरे लोग हैं, ये एक चीज तय करें, ये वो कहते हैं दुआए खैर पढ़ें और फिर जाएं जेल में तो खान साहब कह दें कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो अच्छा। वो क्या करेंगे? सबसे बड़ा ये है कि खान साहब की गारंटी कौन देगा कि जो चीजें तय हो खान साहब उस पर उसकी खड़े रहें। मंजूरी नंबर 1 देंगे, और अगर मंजूरी दे भी दें एक वक्त में तो क्या दूसरे दिन वो उस पे कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे? सबसे बड़ा मसला ये। ठीक है। और पर अच्छा साहब, दूसरी जानिब वो जो खतूत वाला मामला है, जो बानी पीटीआई की जानिब से लिखे गए आर्मी चीफ को, और उसके बाद फिर जिस तरह से उनके हवाले से कहा गया कि वो खतूत ना मिले हैं और ना ही पढ़े हैं अभी तक, आर्मी चीफ की जानिब से भी ये क्लियर किया गया। गवर्नमेंट इस पर बड़ी वो कर रही है, तंज कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगला खता बानी पीटीआई ने ट्रंप को लिखना है और उसका भी जवाब ना में ही आएगा। क्या कहेंगे आप? खत अगर नहीं मिला और नहीं पढ़ा, और अगर मिल जाता तो पीएम को भिजवा दिया जाता, ये बात तो फैक्ट है। बट एट द सेम टाइम ये भी फैक्ट है ना कि खत का जो कॉन्टेक्स्ट है या जो उसका मजमून है, वो तो सामने आ चुका है। हाँ, मतन तो उसमें क्या चीज ऐसी रह गई जो छुपी हुई है, और खत का लिखने का मकसद भी यही है कि सेंसिटाइज किया जाए। सेंसिटाइज तो खान साहब ने कर दिया ना चीजों। मसलन वो 2 इंटरप्रिटेशन है। नंबर 1 के एक तो बैकफुट पे करना चाह रहे हैं खान साहब आर्मी चीफ को कि देखें सारी चीजें उन्हीं पे डाल के कि ये हुआ तो आपको जो है ना आपके सामने आ गई चीजें। दूसरी बात ये है कि एम्बेरसमेंट से हट के एक फौज पे भी तो डालना चाह रहे हैं। जब ये लिखा जाए कि ये हो गया और फिर वो उधर भेज दिया जाए, तो इट मीन फौज के अंदर भी खान साहब कोई कार्रवाई करना चाह रहे हैं, जो कि 9 मई की शक्ल में हम पहले भी देख चुके हैं। इसलिए जो बार बार कहा जाता है कि खान साहब सियासी कुव्वतों से बात करें, जो डिफेंस मैटर्स हैं, जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप जितना उधर जाएंगे चीजों को, आप अपने लिए भी मसाइल पैदा करेंगे और मुल्क के लिए भी मसाइल पैदा करेंगे। पार्लियामान है, पार्लियामेंट का फोरम है, पार्लियामेंट के फोरम पे आप बात करें, चीजें वहां भी तो हाईलाइट हो जाती हैं। जब आपके लोग तकरीर करते हैं पार्लियामेंट में, सेनेट में या कौमी असेंबली में, वो भी तो लाइव आ रहा होता है, वो सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। फिर भी आपने वो जो एक कॉन्टेक्स्ट है ना कि खान साहब जब DGISI थे, मौजूदा आर्मी चीफ, इनको हटाया, फिर जब ये तैनात होने लगे थे 26 नवंबर 2023 को, वो इतना बड़ा जुलूस लेके आ गए वहां से। जब यहाँ कहा भी सही कि हम जो है वो पंजाब और के बोलना चाह रहे हैं, तो वो भी तो इन्हीं के खिलाफ था, इनकी तैनाती के खिलाफ था। बिल्कुल। तो इसलिए ये चीजें खान साहब अपने तरीके से सोच के बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक। और कुछ अफराद इस पर जो बातचीत कर रहे हैं उस पर भी ये कह रहे हैं कि जो रिएक्शन आया है उस पर ना पढ़ने का, वो भी एक रिएक्शन है, उसको भी एक रिएक्शन के तौर पर ही समझा जा रहा है। और मतन चूंकि वाजे है, तो अब आप ये बताइएगा, मतन में जो असीरान की रिहाई है और जो इस वक्त जेलों में उनके रहनुमा मौजूद हैं, उनकी रिहाई के ऊपर जो मुद्दा चल रहा है, तो वकला और सियासी ग्रुप की आपसी लड़ाई की वजह से ये उन मुतालबात को कैसे मनवा सकेंगे हुकूमत से, अगर इनकी आपसी लड़ाई इसी तरह से चलती रही जैसे इस वक्त चल रही है? एज अ मैटर ऑफ जनरल प्रिंसिपल, जो अदालती मामलात होते हैं, रिहाई होती
होती है वो तो अदालतों में ही तय किया जाता है वो। और अगर ये कहें कि अदालती निज़ाम बड़ा स्लो है, बड़ा सुस्त है, तो आपके दौर में भी तो यही अदालती निज़ाम, जब आपने लोगों को पकड़ के रखा हुआ था, रात को 12 बजे ईद वाली रात को फरियाल तालपुर साहिबा को, वो अस्पताल में थी, आपने उठा के जेल में रखा, वो क्या फरार हो रही थी वहां। आखिर कोई तो आपका मोटिव था ना कि आपने रात को 12 बजे फरियाल तालपुर साहिबा को उठा के जेल में फेंका। बिल्कुल। आज आप क्यों उस सारे प्रोसीजर पे, प्रैक्टिस पे आप सीख पा हो रहे हैं, जिसकी अक्सर इंस्टेंसेस में आपने ही बुनियाद रखी। ये एक अदालती मामला है, ठीक है, पाकिस्तान के अदालती मामलात में बहुत सुकम है, इसमें इससे तो कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये या तो आप मुज़ाकरात में बैठे, आप टॉक्स भी नहीं करना चाह रहे, आप टॉक से पहले डेडलाइन दे देते हैं, आप टॉक से पहले कंडीशन लगा देते हैं, टॉक्स भी नहीं करना डेडलाइन से पहले ही फिर खत्म भी तो कर दिए गए मुज़ाकरात, कर जाते। अच्छा, और आप टॉक्स भी नहीं करते, जो जुडिशल प्रोसेसिंग है उनमें भी नहीं बैठते, आप कहते हैं कि हम कह दें और वो मान जाए। ये जो वो था ना प्रमोशन का दौर, वो तो अब नहीं है ना, अब तो अपोजिशन का दौर है। अपोजिशन पाकिस्तान में ऐसे ही होता। सही है। तो पराची साहब, अगर आप पाकिस्तान तरीके से आपको कोई मशवरा देना चाहें तो फिर क्या होगा वो मशवरा आपकी जानिब से? हम हमेशा कहते हैं कि टॉक्स को रिज्यूम करें, बातचीत करें बैठ के। और दूसरा, पार्लियामान का फोरम इतना बड़ा फोरम है, आप पार्लियामान को अहमियत दें। आप सियासी जमात हैं, सियासी जमात की नुमाइंदगी पार्लियामान में ही होती है, और पार्लियामान में बैठ के आप बात करें। जो भी आपके मसाइल हैं वो पार्लियामान और टॉक्स के जरिए हल होने हैं, वो सड़कों पे नहीं हुआ करते और धमकियों से नहीं हुआ करते। बिल्कुल। तो शौकत साहब, इस वक्त सियासी माहौल की तो बात हो गई, इस वक्त क्रिकेट का भी एक माहौल सजा हुआ है, तो जाते जाते लाइटर टोन पर उस पर क्या कहेंगे? जो इस वक्त मेले सजे हुए हैं क्रिकेट के, और यहाँ पर बड़ा इवेंट हम होस्ट करने लगे, पूरी दुनिया से जो है क्रिकेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, आप जब मेलों की लाहौर में बात कर रहे थे, मेरे ज़हन में भी एक बात आ रही थी कि पाकिस्तान के सदर हैं आसिफ जरदारी, वो चीन गए 4 से 8, और जिस तरह से चीन में चीनी सदर ने उनका इस्तकबाल किया ज़ाती तौर पे, फिर आप देखें कि वो उधर प्रिंस करीम आगा खान की ताज़ियत के लिए लिस्बन गए, पुर्तगाल के सदर उनसे मिलने आ गए, फिर रास्ते में इस्तांबुल में तुर्क सदर उनसे मिलने आ गए, फिर तुर्की के सदर इधर पाकिस्तान में आ गए, फिर आपने यूएई में देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो जो भी हो इस वक्त, मियां शहबाज शरीफ हैं, में गए, कितने वहाँ वो उनको इस्तकबाल हुआ। तो पाकिस्तान का ये जो क्रिकेट हो या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी हो, क्रिकेट में बड़ी मुखालफत की गई, आप खुद भी बता रहे थे, लेकिन तो मेला सज रहा है ना, स्टेडियम सज चुके हैं, स्टेडियम्स नए आ गए हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त फन है, पाकिस्तान में इस वक्त अवाम का जो है वो जोश व खरोश है, और अच्छा है, पाकिस्तान के अवाम का हक है कि ऐसी एक्टिविटीज भी उनको देखने को मिले। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत पराची साहब। जिस तरह से सियासी सूरत पर हमने बात की और उसके साथ साथ हमने ज़रा जो रौनकें लगी हुई हैं इस वक्त मुल्क में, उन पर भी बात कर ली पराची साहब से, और जिस तरीके से आगाज़ में हमने आपको बताया कि जनाब बहुत कुछ है, हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो एक्साइटमेंट एक और जगह पर भी बढ़ रही है जनाब, वो है जी एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का जो दिलचस्प ड्रामा सीरियल है तेरे नाल लव हो गया, नाजरीन को अपना गर्विदा बना चुका है, और किरदारों से शनासाई के बाद अब हमदर्दी और मोहब्बत के ताने बाने ऐसे जुड़े हुए हैं कि अब तक उन्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब जरा बात कर लेते हैं कराची में जो 6 जनवरी से लापता मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल केस चल रहा है, उसके कत्ल की तस्दीक हो गई है, और मुस्तफ़ा आमिर के मुलजिम अरमगान के बंगले में कत्ल और लाश को बलूचिस्तान के ज़िला हब में जलाने और दफनाने तक की दिल दहला देने वाली तफसीलात अब सामने आ रही हैं। और नौजवान जो मुस्तफ़ा आमिर है उसके अगवा और कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम ने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया है। अदालत ने मुलजिम शराज को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले भी कर दिया, और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस
पुलिस ने मुलजिम शिराज बुखारी के 1 महीने के रिमांड की इस्तदा की थी। जज के रूबरू मुलजिम ने मुस्तफ़ा पर तशद्दुद और कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है। मुलजिम ने कहा कि तशद्दुद के बाद मुस्तफ़ा को मारा और उसकी गाड़ी में ही उसे हब बलूचिस्तान ले गए। उधर जेल में कैद अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पहुंचे। दबाव डालकर जज के चैम्बर में जाने की उन्होंने कोशिश की और पुलिस एहलकार से फिर वो उलझ गए। मकतूल की वालदा की जानिब से अब कब्र कुशाई की इजाज़त के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से दरख्वास्त की गई है। ताहम अदालत ने कहा कि आप मुतालिका जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत से रुजू कर लें। और दूसरी तरफ पुलिस ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के जरिए जेल में मौजूद अहम मुलजिम अरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से अब दरख्वास्त भी कर दी है, जिस पर समाअत आज होगी, जिस पर तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ से, उनसे भी तफसीलात जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते चले, दूसरी जानिब कराची में नौजवान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मकतूल की वालिदा ने एक लड़की के भी मुलव्विस होने का इंकशाफ किया है। और 6 जनवरी को डिफेंस से लापता मुस्तफ़ा की वालिदा ने गैर रस्मी ऑडियो गुफ्तगू में कहा है कि मुबैना तौर पर लड़की माशा बेटे के कत्ल में मुलव्विस है और पुलिस को बताया था, मगर वो अमरीका चली गई है। उधर तहकीकात के लिए अरमगान के घर में कालीन से मिलने वाले खून के नमूने लिए गए थे, जो वालिदा के DNA टेस्ट में मुस्तफ़ा आमिर से मैच कर गए हैं। और तफ्तीशी हुक्काम का ये कहना है कि मुस्तफ़ा को पहले लोहे की रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर गोलियां मारी गईं। इसी पर बात करने के लिए साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद है। साजिद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या बात है आपके पास इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल मुस्तफ़ा कत्ल केस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब तक जो है मुस्तफ़ा से जो है पुलिस बाज़ाब्ता तौर पर तफ्तीश नहीं कर सकी है। इसी वजह से पुलिस की जानिब से जो है वो अदालत से इस्तदा की जाएगी ताकि मुस्तफ़ा का रिमांड हो सके। पुलिस ने मकतूल मुस्तफ़ा की लाश तो बरामद कर ली है, लेकिन जो मुलजिम है अरमगान, उसका रिमांड अब तक पुलिस को नहीं मिल सका है, जिसकी वजह से केस की अभी पुलिस को जो है बुनियादी कड़ियां मिलाने में अभी दुश्वारी का सामना है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस बात की तो तस्दीक हो चुकी है कि जो मकतूल जो मुस्तफ़ा था उसको कराची से हब ले जाया गया और वहां पर जो है इसको मारने के बाद जो है उसकी गाड़ी समेत जो है वो मुस्तफ़ा को जला दिया गया था। लेकिन इस बात की अब तक तस्दीक नहीं हो सकी है कि पहले ये बात सामने आई थी कि मुस्तफ़ा को जो है पहले अरमगान ने अपने बंगले पे ही एक आहनी रॉड मार के इसको जख्मी किया था और उसके बाद इसको जख्मी हालत में ही जो है अपनी गाड़ी की डिग्गी में, जो मुस्तफ़ा की गाड़ी थी उसी की गाड़ी में डिग्गी में डालकर जो है हब बलूचिस्तान लेके गए। वहां पर एक नदी थी, उसके किनारे पे जो है इन्होंने इस गाड़ी को आग लगाया और फिर तकरीबन 3 घंटे का पैदल सफर करने के बाद ये दो जो मरकजी मुलजिमान है, जिसमें अरमगान और उसका दोस्त शिराज, ये कराची के लिफ्ट लेकर जो है 4K चौरंगी पहुंचे। वहां से रक्षा करके इन्होंने अपने घर तक पहुंचे। ये सारी पहले इब्तिदाई तौर पर बताई थी। हम अब पुलिस इस बात को ये कह रही है कि अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि जो मुस्तफ़ा था उसको कत्ल या कराची में ही किया गया या हब ले जाकर कत्ल किया गया। इस हवाले से जो मरकजी मुलजिम है अरमगान, जब तक उसका जो है उससे तफ्तीश नहीं हो जाती, उसका रिमांड नहीं मिल जाता, उस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। तब पुलिस ने अब ये किया कि जो बॉडी वहां से मिली थी हब चौकी से, उसका DNA कराने का फैसला किया गया। साथ साथ जो उसका जो पोस्टमार्टम है उसका भी कराने का फैसला किया ताकि इस बात की तस्दीक 100% तस्दीक हो सके कि जो बॉडी थी वो मुस्तफ़ा की ही थी और उसका जो वजह कत्ल क्या है, इस हतमी वजह मौत इसकी क्या बनी, तशद्दुद है, गन शॉट है या कोई और वजह बनी है, इस हवाले से अब तफ्तीश जारी है। जी। और साजिद साहब, जिस तरह से जो मरकजी मुलजिम है उसके वालिद ने अदालत में घुसने की कोशिश की ज़बरदस्ती, वो वाला मामला क्या है, वो उस पर ज़रा रोशनी डालें। देखिए, बिल्कुल माजी में हमने ये बात हम ये देख सके थे कि जब पहले भी मुस्तफ़ा की जो वालदा थी उन्होंने ये बताया कि जब पुलिस उनके बेटे को लेकर रिमांड के लिए अदालत पहुंची थी, उस वक्त भी जो मुलजिम है अरमगान के वालिद जो है वो जज के कमरे में जो चैम्बर था उसमें मौजूद थे। उस वक्त भी ये बताया गया था। अब ये दोबारा रिपोर्ट हुआ जब दोबारा पुलिस मुलजिम को लेकर पहुंची तो उसके वालिद जो है वो जज के चैम्बर में जो है घुसने की कोशिश कर रहे थे, मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी अमला मौजूद था, पुलिस एहलकार मौजूद थे, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान जो गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के जो वालिद हैं उन्होंने ये भी बताया कि वो एक गैर मुल्की शहरी है, उनको जज से मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। हम वहाँ पे जो सिक्योरिटी अमला था उनको जो है वो उसने जब मिलने से नहीं दिया, रोक दिया। उन्होंने बोला जो तरीका है आप उसी तरीके से जब इस केस की समाअत होगी आप उसी के अपने वकील के साथ जो है वो तशरीफ लेकर आए। जी।
राइट, तो साजिद ये बताइएगा कि डीएनए के हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके हवाले से बताइएगा कि मुस्तफ़ा की वालिदा मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से रुजू करेंगी? देखिए बिल्कुल, देखिए पहले तो सबसे पहले जब जो खून के नमूने जो पुलिस ने अरमगान के घर से मुस्तफ़ा के खून के नमूने उठाए थे वो जामिया कराची की लेबॉर्ट्री भिजवाए और उनकी वालदा का जो वो डीएनए लिया गया, वो डीएनए जो है वो मुस्तफ़ा के खून से जो है वो मैच कर गया है। अब पुलिस ये कह रही है कि जो बॉडी मिली है उसका डीएनए होना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए कब्र कुशाई के लिए पहले इजाजत ली जाएगी और फिर करवाया जाएगा ये मामला? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इसकी इजाजत ली जाएगी। इसका पूरा एक मेडिकल बोर्ड बनेगा जिसके अंदर पुलिस सर्जन और महकमा पुलिस और जो सिंध गवर्नमेंट का जो स्टाफ होता है, अमला होता है, वो इसके अंदर शामिल होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इजाजत के बाद जो है ये मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की जाएगी, जो कि ईदी फाउंडेशन के अमानतन जो कब्रिस्तान है वहाँ पर इसकी तदफीन की गई थी। अब उसकी कब्र कुशाई के बाद फिर नमूने लिए जाएंगे, एक पूरा मेडिकल बोर्ड बैठेगा और मेडिकल बोर्ड बैठने के बाद जो ये कब्र कुशाई होगी और ये डीएनए के सैंपल लिए जाएंगे। ठीक है। और जो मकतूल की वालदा हैं वो एक लड़की का जिसका जिक्र कर रही है, मार्शा नामी लड़की के इन्वॉल्व होने का कह रही हैं इस सारे मर्डर केस के अंदर, तो उसके लिए वो बता रही हैं कि वो पुलिस को बारहा कहती भी रही हैं लेकिन पुलिस ने नोटिस नहीं लिया और वो लड़की जो है वो बैरून मुल्क चली गई है। तो अब उससे क्या पकड़ने के लिए या उसका बयान लेने के लिए इंटरपोल वगैरह से रब्ता कर रही है पुलिस? देखिए बिल्कुल, जो मुस्तफ़ा की वालदा है उन्होंने दो चीज़ों पर ऑब्जेक्शन किया है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन साउथ पुलिस और दूसरा एवीसीसी पुलिस के ऊपर जो उन्होंने क्वेश्चन किया है, उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। बल्कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ जो है उनके खिलाफ तो उन्होंने पर्चा कटवाने का भी कहा है। उन्होंने बताया कि साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस गुज़िश्ता 20 रोज तक उनके बेटे को तलाश करने में नाकाम रही, ना सिर्फ नाकाम रही बल्कि उनके बेटे की जो है वो किरदार कुशी भी करती रही। उन्होंने गुस्से रोज अपना एक वीडियो बयान भी जारी किया था और उन्होंने बताया था कि वो अपने बेटे की जो कत्ल का एफआईआर है वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ अली हसन है उनके खिलाफ वो दर्ज कराएंगे। अली हसन किसके पैरोल पे काम कर रहा था, वो क्यों जो है मुस्तफ़ा को तलाश करने में सीरियस नहीं था, क्या वजह थी कि उन्होंने ये सारे क्वेश्चन जो है वो कल उठाए हैं। दूसरी जानब उन्होंने एक लड़की का नाम मार्शा बताया गया, उसको भी जो है वो मुस्तफ़ा के कत्ल में मुलविस करार दिया है। जब हमारी इस हवाले से पुलिस हुकाम से बातचीत हुई थी, पुलिस हुकाम से हमने कहा कि जो एक लड़की का जिक्र बार बार इस केस के अंदर बीच में आ रहा है, पुलिस हुकाम ने इस बात की तस्दीक की कि इस केस के अंदर उस लड़की का बयान इंतहाई जरूरी है। तहम पुलिस को यह मालूम हुआ है कि वो लड़की अब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो बैरून मुल्क चली गई है। पुलिस हुकाम का कहना था कि पहले अरमगान की तफ्तीश का मामला हल कर लिया जाए, उसके बाद इस बात की कोशिश की जाएगी कि लड़की को जो है वो इंटरपोल से जो है उसका राब्ता किया जाए, उसका बयान कलम बंद किया जाए ताकि मालूम हो सके कि इस केस में उसके कितनी इन्वॉल्वमेंट है। इस हवाले से तफ्तीश अभी जारी है। जी, इस हवाले से तफ्तीश अभी जारी है, समाअत भी आज होगी। साजिद, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लड़ाई इस कदर शदीद हो गई है, आदम बर्दाश्त मौजूद है माशरे में, जिससे हमें जानने की ज़रूरत है कि दिलों के रिश्तों में कोई जबर नहीं होता है। और इस सूरत अगर हम ये सराहियत कर जाएँ, अपने माशरे में इस बात की सराहियत हो जाए तो शायद इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात ना हो। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के शुरू में हमने कहत साली की बात की थी, तो अभी आपको बताते चलेंगे बारिश बरसाने वाला सिस्टम 18 फरवरी को पाकिस्तान में दाखिल होगा और 19 फरवरी बुध को लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश के इम्कान बढ़ गए हैं और 26 फरवरी तक मुल्क भर में बारिशों के 2 से 3 सिलसिले दाखिल होंगे। अगर ये सिस्टम अपनी शिद्दत बरकरार रख पाए तो मुल्क के शुमाली और वस्ती इलाकों में तवील खुशहाली का जो मुकम्मल खात्मा हो जाएगा और रवां सीजन के दौरान बारिशें कम होने से मुल्क खुशहाली का शिकार है। खुशहाली के बायस डैमों से ज़मीन पानी की सतह शदीद कम हो गई है, जिसकी वजह से पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। रावलपिंडी में ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल 700 फीट नीचे चला गया है, जिसके बाद वासा ने रावलपिंडी शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इसके अलावा बारिशें कम होने की वजह से मुल्क भर में गंदम की पैदावार मुतासर होने का भी खदशा है, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के पहले 2 हफ्तों में बारिशें कम हुई हैं। महकमा मौसमियात पहले ही कम पेशगोई कर चुका है, लेकिन अभी एक स्पेल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो दाखिल होगा, बल्कि 2 से 3 स्पेल हैं जिससे फिर बारिशें होंगी। इस पर हमने करनी है जी बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, डिप्टी डायरेक्टर मेट डिपार्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले ज़रा बारिशों की बात कर लेते हैं। ये जो सिस्टम हम कह रहे हैं मुल्क में दाखिल होने वाला है, ये सिस्टम बेसिकली कल रात को मुल्क में दाखिल होगा या फिर आज रात को?
देखें जी, ये सिस्टम तो 18 तारीख को मुल्क में दाखिल होगा, ताहम इस वक्त भी जो है वो एक कमज़ोर सिलसिला जो है मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर कर रहा है, जिसके तहत आपने देखा होगा कि कल इस्लामाबाद पिंडी में भी हल्की बारिश हुई है। ताहम जो हमारे इंतहाई शुमाली इलाका जात हैं, गिलगित बल्तिस्तान और अपर केपी के, वहाँ पर भी चंद इलाकों पर बारिश हुई और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। तो जो 18 तारीख से जो सिलसिला मुल्क में दाखिल होने जा रहा है, उसकी नौइयत तकरीबन दरमियानी शिद्दत की है। उससे इस बात के कवी इम्कानात हैं कि सेंट्रल पंजाब तक जो है वो कुछ ना कुछ रेनफॉल दे देगा, जिससे जो है एक तवील खुशहाली का खात्मा होगा। अच्छा, तो ये बताइएगा कि बारिशों का सिलसिला कितने दिन तक जारी रह सकता है, क्या तवक्को की जा रही है? देखें, जो पहला सिलसिला है ये तो 21 तारीख तक अपना असर दिखाएगा। उसके बाद एक आध दिन के गैप के साथ एक दूसरा सिलसिला भी है, जैसे आपने बताया, जो 26 तारीख तक मुल्क को मुतासिर कर सकता है। ठीक है। और सर आगे अगर हम देखें तो रमज़ान मुबारक में करीबन 12 रोज़ ही बाकी रह गए हैं, तो रमज़ान में कैसा मौसम होने वाला है हमारे मुल्क का? देखें जी, लालीना जो है उसकी शिद्दत अब कमज़ोर पड़नी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हमारी जो विंटर रेनफॉल है वो सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसका इम्पैक्ट हमने देख लिया कि इस साल मौसम सरमा में हमारे पास बारिश ना होने के बराबर रही है। ताहम आने वाला जो टाइम है ये अब ट्रांजिशन पीरियड शुरू हो गया, यानी कि अब हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं। ट्रांजिशन पीरियड में जो है पाकिस्तान में मार्च के दौरान 2 से 3 अच्छी रेनफॉल के स्पेल्स होते हैं। ताहम अगर ये मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू में होते हैं तो ये हमारी आने वाली जो गंदम की फसल की जो कटाई का सीजन शुरू हो जाएगा, उसके लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। ठीक, राइट। तो अंजुम साहब, ये लानीना का आपने बताया कि इसका एक शिद्दत में कमी आ रही है, उसकी वजह से समर्स कैसे रहेंगे इस बार? देखें, समर्स के बारे में अभी कहना थोड़ा सा कबल वक्त है। समर की जो प्रॉपर प्रेडिक्शन हम मार्च के लास्ट वीक में करते हैं कि समर कैसा रहेगा, क्योंकि अभी हम फरवरी के तकरीबन वस्त में हैं। अभी फरवरी पूरा रहता है आधा और मार्च पूरा रहता है। तो जो एटमॉस्फेरिक बिहेवियर इस फेब और मार्च, स्पेशली मार्च के 2nd और 3rd वीक में होगा, दैट वाज द वो इम्पैक्ट देगा कि उससे हमें पता चलेगा कि आने वाली गर्मियाँ कैसी। ठीक है। और सर ज़रा सिंध के मौसम के हवाले से भी बता दें, कराची और सिंध में कैसा रहने वाला है मौसम? देखें, सिंध में बात करें, स्पेशली कराची की बात करें तो फैंस तो ऑन हो गए हैं वहाँ? जी, कराची का आज जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 19 डिग्री था और ये लास्ट 11 ईयर का हाईएस्ट टेम्परेचर है। इससे पहले 2015 में जो है वो हाईएस्ट मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था और आज भी 19 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये तकरीबन हमारा जो औसत टेम्परेचर है उससे 6 या 7 डिग्री ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कराची में ऑलमोस्ट गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। ताहम जब ये मगरबी सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासिर करेगा, इसके बाद इस बात के इम्कानात हैं कि कराची में अगेन 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड रात का दर्जा हरारत गिर जाए। राइट। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौसम के हवाले से हमें तफसील किए हैं और इसके अकॉर्डिंगली आप भी अपने प्लान्स कर लें। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर शामिल करेंगे अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स। जिस तरह से आपको पता है कि माइंड मैटर्स में हम डिफरेंट मौजूआत पर बात करते हैं। आज वकार अहमद मलिक साहब बात कर रहे हैं शायरी पर। जी हाँ, किस तरह से अपने शोरा की लेगेसी को हम भुला चुके हैं, इस पर गुफ्तगू हो रही है। क्या गुफ्तगू हो रही है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज हमारे साथ सुहेब मुगीरा सिद्दीकी साहब है, बाकमाल शायर हैं और क्या कमाल शायरी है, और उनकी एक एक जो नज़्म है उसमें कितनी किताबों की, कितने अलूम के रेफरेंसेस मिलते हैं और कितनी दुनियाएं खुलती हैं। ये तमाम जो शायरी बेसिकली लफ्ज़ ही क्या है, शायर जो शऊर की बात करें। हमारे यहाँ जो शायर का लफ्ज़ है, शायर जो लफ्ज़ है उसका जो मफ़हूम है, उसकी जो खद्दो खाल हमारे जहन में है, तख़य्युल है, जो परसेप्शन है, बड़ी अजीब व गरीब हो चुकी है। हालांकि शायर वो फ़र्द होता है जो कि शऊर की बात करता है और बड़ी बात करता है, और वो असरी अलूम पे उसकी गिरफ्त होती है, और असरी अलूम पे गिरफ्त करने के बाद वो चीज़ों को, मुख्तलिफ डॉट्स को कनेक्ट करता है, तो वो किसी तौर भी किसी बड़े फ़लसफ़ी से कम नहीं होता। सुहेब मुगीरा सिद्दीकी साहब से बातचीत करते हैं। सुहेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप बुनियादी तौर पे आपका ताल्लुक हम कहेंगे दानिश से है। आप एक ही वक्त में साइंस, म्यूज़िक और आर्ट और मुख्तलिफ जो है, और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप भी और तमाम ज़िंदगी के तजुर्बात, इन तमाम चीज़ों को अगर हम आप मद्देनज़र रखें तो मुझे बताइए कि कुछ सवालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जिस तरह मेरे जहन में जो शायरी का मेयार का एक थ्रेशोल्ड तो होगा कोई एक, तो वो थ्रेशोल्ड जब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि फैज़ साहब
या इवन जो क्लासिक शोरा हैं या ये तमाम लोग जो हैं इन्होंने एक म्यार सेट किया हुआ है कि अच्छा शेर क्या होता है। आजकल जो शेर कहा जा रहा है, यानी मोस्टली हम जो रील्स में देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, वो इतना सतही है कि मतलब उसके हवाले से कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई नई रवायत है या कुछ भी नहीं है, मतलब वो बिल्कुल, लेकिन उस पर इतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा होता है, इतना ही ज़्यादा उसको दाद मिल रही होती है, तो कहीं हमारी ऑडियंस के अंदर वो जो म्यार था अच्छे शेर का वो भी मुतासिर हुआ है। ये बेसिकली ये वाला फिनोमेना क्या है? बहुत शुक्रिया सर। सवाल बड़ा अहम है आपका। जो सतही शेर पर दादो तहसीन का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि हम जैसे जो अदब को पढ़ने वाले लोग हैं वो भी बाज़ औक़ात चौंक जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हमें भी ये लिखना चाहिए। अहमद फराज साहब ने एक बात कही थी, बड़ी खूबसूरत बात है वो। उन्होंने कहा था कि शायर को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी नशिस्त से उठे और ज़ीने उतरता हुआ अवामुन्नास की सतह पर चला जाए। शायर की ज़िम्मे ये है कि वो अपने कारी का, अपने सामे का हाथ पकड़े और उसे उठाकर ऊपर लेकर आए। तो जहाँ इस सतही शेर कहने के कुछ नुकसानात हुए, वहाँ एक दो फायदे भी हुए। फायदे क्या हुए? फायदे ये हुए कि हमारी नई नस्ल जिसका किताब और शेर से अच्छे या बुरे किसी भी किस्म के शेर से कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक दफ़ा जुड़ना शुरू हो गए। शायरी एक दफ़ा उसी तरह जैसे सन 70 की दहाई में, जैसे 90 की दहाई में ज़बान ज़द आम होती थी, चले किसी गलत से कहीं ना कहीं वो लोग शायरी से एक दफ़ा जो हमारी नई जनरेशन वो दोबारा जुड़ी है, वो उस शेर को समझ रही है, सुन रही है। और फिर देखिए इन तमाम शेरों में जो दाद देने वाले लोग हैं उनकी अगर आप औसत उम्र देखेंगे तो वो आपको 16 से 25 के दरमियान मिलेगी। 16 से 25 के दरमियान में आपको ज़ाहिर है जज्बाती हिजान भी और तरह का होता है, आप जिन्स की तरफ अट्रैक्ट भी थोड़ा और तरीके से हो रहे होते हैं, दीगर मामलात पे आपकी नज़र भी नहीं होती उस तरह से, तो बहुत सती लिखा हुआ शेर आपको हिट कर जाता है। इस वक्त ज़्यादातर ये हो रहा है और आपको वो जो यंगर ऑडियंस है वो एकदम क्लिक कर लेती है उसके ऊपर। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शायरी अपना असर रखेगी, क्या ये तारीख़ में अपना वजूद बरकरार रखने में कामयाब होगी? तो हमारे, मैं समझ रहा हूँ आप जिन दो शायरों की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमारे उन्हीं तमाम शायरों के यहाँ ऐसा शाहकार कलाम मौजूद है। All of them, like I know all of them, वो तमाम मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं और ये उनका कॉन्शियस डिसीजन है। नहीं, हमारे भी दोस्त हैं। मैं एक्चुअली उनका कुछ कलाम जो है मैं हैरान होता हूँ कि यानी मुझे उसके बाद ये अंदाज़ होता है कि ये जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो जिसको आप सतैयत कह रहे हैं, वो इंटेंशनली इरादतन है, बिल्कुल इंटेंशनल क्राफ्ट है, बराकायदा क्राफ्ट है। लेकिन ये क्राफ्ट जो है, अभी मिसाल के तौर पे एक गायक है बड़े मशहूर, आजकल बहुत ही ज़्यादा हिट है, हर जगह पे है, यानी वो बाकायदा गायक नहीं है, वो गायकी का मजाक है हर जगह पे। सही है। और उन्होंने मतलब उसका इतना बदतरीन मजाक। अब मुझे समटाइम्स इस तरह लगता है जैसे फ़न जो है वो चाहे मौसीकी की शक्ल में है, चाहे शायरी की शक्ल में है, उसकी अपनी एक प्रेस्टीज, उसकी अपनी एक इज्जत है, वो सारा कुछ है। तो समटाइम्स कोई बंदा एक उठता है और वो इस तरीके से पेश करता है जैसे वो उस फन का बाकायदा मजाक उड़ा रहा है। और ये उसमें जिस सतह की आप बात कर रहे हो उसमें ख़तरनाक बात ये है कि इन तमाम जो जिनको हम पता नहीं क्या कहेंगे, इनकी आप ऑडियंस का साइज चेक कीजिए, ओरिजिनल आर्टिस्ट से कई गुना ज़्यादा है। इससे अब मिलान गुंडेरा की एक बड़ी मशहूर लाइन है, उन्होंने कहा था कि ये सदी पागलों की पज़िराई की सदी है और वो हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने बरपा है। ये एक ऐसी तकलीफ दे चीज़ है जिसका आप और मैं शायद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपका शायरी की तरफ यही सवाल इस तरफ से लेके आ रहा हूँ कि इस तरह मौसीकी की मिसाल दी है, बिल्कुल इसी तरह शायरी में ये लोग जो इरादतन ये जो कुछ कर रहे हैं, नहीं, मैं इनको चाहत के स्केल पर नहीं समझता। ठीक है। अब कुछ लोग देखिए, शेर कहाँ बनता है, शेर को हम शेर कब कहते हैं, उसका एक बहुत सीधे सीधे इंडिकेटर्स हैं 4। मिसरा वजन में है, बहर का ख्याल रखा गया, दोनों मिसरों में रब्त मौजूद है और शायरी की जो बुनियादी 3-4 बातें वो इसमें पूरी हैं। तो कुर्रा अर्ज़ पर उर्दू समझने और पढ़ने वाला लिटरेचर का तालिब इल्म उसको गैर शायर नहीं कह सकता। ठीक है। वो जैसे चाहत साहब को तो गायकी की बुनियाद नहीं पता ना, उन्हें तो सुर नहीं पता, सामने नहीं लगाना नहीं आता, सामने उनके ना कहिएगा बस। जी बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे दो सबब जिनका भी हम तस्करा कर रहे थे, दे नो एवरीथिंग। इवन अगर वो अपने मायार से नीचे का भी शेर कह रहे हैं वो भी वजन में है, सुर में है। जैसे एक गाना सुर में होता है वो वजन में है, इनमें से कोई एक शेर भी वजन से खारिज नहीं है। तो इनको गैर शायर नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक और तबका है जो इनसे भी 2 दर्जे नीचे आता है,
जिनके यहाँ आपको वजन भी नहीं मिलेगा, तकनीक भी नहीं मिलेगी, काफिया और रदीफ भी नहीं मिलेगा, वो तो बिल्कुल ही सेपरेट हो जाता है ना मामला, वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। उनको हम फिर शायर भी नहीं कहते। दुख की बात यह है कि जो हमारा शायर तबका है, जो वजन समझता है, जो बहर समझता है, जो तमाम तकनीक जानता है और तकनीक के अंदर हल्का शेर लिख देता है, उनकी हमें जाती तौर पर तकलीफ ज्यादा होती है। आप ना करें, आपका हमने अच्छा कलाम देखा और उस दर्जे का कलाम देखा जिसकी वजह से हम शायरी की तरफ आ गए, तो आप ना कीजिए। लेकिन वो होता ये कि फी जमाना शोहरत जो है वो वाली शोहरत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब शोहरत के साथ बहुत ज्यादा पैसा आता है, अब शोहरत के साथ हजार लवाजमात आते हैं। तो उन लोगों ने ये बैठ के सोचा समझा फैसला किया कि यार जिंदगी के अंदर जो हमारी मादी जरूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए अगर यहाँ जाना पड़ता है तो चलते हैं, देखते हैं। कोई ऐसी नज़्म जिसमें तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है जैसी हुई, जिसके अंदर भी इस तरह साइंस के हवाले हों? मैं आपको खुसूसन बहुत कम ऐसा होता है कि आप जैसे सामने मुयसर आते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका साइंस के साथ जो ताल्लुक है, जो आपका ज़ौक़ मुतालिया है। एक नज़्म है, इसका उन्वान है जिंदगी। ठीक। दिल में लावा है जो भी जो अंगार है, आज बेकार है। वाह। जल रहा है जो सीने में नौहा लिए, एक फनकार है वो भी बेकार है। पूछने को भला कोई है भी सही, कोई 28 बरस यूं ही जीता रहा, 224 मिलियन से ज्यादा दफा सांस खींचा गया। वाह। हर तनफ्फुस पे मानी की तफहीम का जख्म नोचा गया। वाह वाह। हर तनफ्फुस पे मानी की तफहीम का जख्म नोचा गया, खूब सोचा गया। वाह। एक जर्रे को देखें तो मौजूद है, मौजूद, और न देखें तो मौजूद कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक। एक जर्रे को देखें तो मौजूद है और न देखें तो मौजूद कुछ भी नहीं। कायनातों को देखें तो मरबूत हैं और क्वांटम में मरबूत कुछ भी नहीं। हस्त है ही नहीं, नीस्त ही नीस्त है, कोई ला ना इला ना ही क्यों और ना क्या, सिर्फ तशकीक है, सब कहाँ ठीक है। वाह 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 वाह। सिर्फ तशकीक है, सब कहाँ ठीक है। वाह वाह वाह। चंद मिलियन बरस और जी लेंगे आखिर बिखर जाएंगे, चंद मिलियन बरस और जी लेंगे आखिर बिखर जाएंगे। हमसे पहले भी क्या कुछ नहीं हो चुका, हम भी होमो इरेक्टस हैं, मर जाएंगे। वाह 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 वाह। हम भी होमो इरेक्टस हैं, मर जाएंगे। बाकी रहना भी ऐसा मुकद्दर नहीं, कौन है जिसके कांधे पे पत्थर नहीं। हम भी सबकी तरह अपना पत्थर पहाड़ी पे ले जाएंगे और उतर जाएंगे। खुद से पूछो जरा, हम भी बेबस नहीं हैं तो फिर और क्या है। हम सिसिफस नहीं हैं तो फिर और क्या। वाह 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 वाह। सिसिफस। हम सिसिफस नहीं हैं तो फिर और क्या है। इससे पहले ये बेमानवी जिंदगी और गुंजलक तमाशे दिखाती मुझे, एक घटा जिंदगी की तमाजत में झुलसे हुए शख्स पर छा गई और तुम आ गई। वाह 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 वाह। तुम आ गई। एक आतिश फिशा दिल की वीरानियों से निकल के कोई नज्म बुनने लगा, कोई कैमियों की बातों से सर खींच कर कलाई की चूड़ी पे मरने लगा। कहकशाओं की पेचीदगी, अपने होने का इबहाम, जर्रों के दोहरे रवैयों की तफहीम, मंतक की गहराइयाँ, कितना कुछ था कि जो दिल के सादा वर्क पर लिखा रह गया, और दिल था कि दुनिया जहाँ छोड़कर जिस जगह पर रुका था रुका रह गया। वाह 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 वाह। यानी आपकी इस नज़्म जब आप ये कर रहे थे, मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से लेके क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम गए, फिर हम वजूदी फलसफे के अंदर वजूदी फलसफे में चले गए, एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस हैं या प्रेडिकमेंट है उसकी तरफ गए, फिर अल्बर्ट कामू आ गए, सिसिफस का पत्थर आ गया, फिर कमाल है, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सोहेब भाई, थैंक यू वेरी मच। सोहेब मुगीरा सिद्दीकी, आप गूगल कीजिए, इनकी शायरी पढ़िए, और इनके अंदर जो जहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी हो, जहाँ पे तजस्सुस हो, उस तजस्सुस की खोज भी निकलिए। वो तजस्सुस की जब आप खोज भी निकलेंगे तो आपको कई दुनियाओं की सैर कराएगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स। बैक टू एक्सप्रेसो जी। जिस तरह से आपको पता है कि दुनिया की कदीम तरीन खेलों में जिम्नास्टिक का शुमार होता है, जिसमें मुकम्मल महारत, लचक और फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और बात जब किसी खेल में टैलेंट की हो तो पाकिस्तान की मिट्टी हर किस्म के टैलेंट से भरी हुई है। जी हाँ, और एक्सप्रेसो का प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, जहाँ हम उन्हें मदऊ करते हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हम बात कर रहे हैं छोटी सी उम्र में जिम्नास्टिक की खुदादाद सलाहियतों की मालिक रानिया आजम की, जिसकी जिम्नास्ट में महारत देख कर हर कोई हैरान रह जाता है। और गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में
धमाकेदार नेशनल स्टूडेंट्स गेम्स की अंडर 11 कैटेगरी में शानदार और नया टैलेंट सामने आया। कराची की नन्ही जिमनास्ट रानिया आजम, जिन्होंने इन मुकाबलों में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता, और इन मेडल्स के अलावा अंडर 11 कैटेगरी में बेस्ट जिमनास्ट ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी उनको मिला है, और रानिया ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का इरादा रखती हैं। मजीद उन्हीं से बात कर लेते हैं। रानिया ने हमें ज्वाइन किया है। रानिया, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल आपने जीता है, कितनी खुश है इस पर? मैं बहुत खुश हूँ, अभी भी बहुत खुश हूँ। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब मैंने पहले जिमनास्टिक शुरू किया, मैंने कहा था कि इंशाल्लाह बड़ी होकर मैं ओलंपिक जाऊंगी, नेशनल जाऊंगी, इंटरनेशनल जाऊंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं इतनी छोटी उम्र में जाऊंगी, 10 साल की उम्र में मैं नेशनल जीतूं। चलो, तो जब हम जा रहे थे, मेरी टीम ने कहा था कि पता नहीं हम कैसे जीतेंगे, सारे डांस में सोएंगे, और हम तो पहले दफा इस्लामाबाद नेशनल के लिए जा रहे हैं, हम कैसे जीतेंगे। मैंने कहा था कि देखो, अगर हम नहीं जीते तो कोई बात नहीं, हमारे ये वर्ड है कि हम वही जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी नहीं होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिला जब हम जीते हैं। ओके रानी, आपको पता है आप बहुत क्यूट हैं। आपको सुनने से ज्यादा मुझे लग रहा था कि मैं आपको देख के एंजॉय कर रही हूँ। मुझे बताएं कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं और जिमनास्टिक का शौक कैसे पैदा हो गया आपको? अभी क्लास 7 में पढ़ती हूँ। तो मेरी शौक हुआ जब मैं शादी रही थी, तो वहाँ पर मेरी बड़ी बहन ज़ारा आजम वो जिमनास्टिक्स करती थी, तो मैं इसके साथ भी करती थी। लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन मेरा शौक तो था। कराची आकर मेरी स्कूल में मॉड्यूल्स हैं, तो मेरी 2nd ग्रेड में मैंने जिमनास्टिक्स के मॉड्यूल शुरू किया। वहीं पर भी मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखी। फिर मेरी अम्मी ने मुझे क्लासेस में डाला है। पहले मैं क्रिकेट क्लब में थी, वहाँ सीखती थी। अब मैं फिर से जा रही हूँ, और मेरी कोचेस सेजिशान और सेमदार मुझे सिखाते हैं। तो ये बताएं, इवेंट में हिस्सा लेने से कबल उम्मीद थी कि मेडल्स जीत जाएंगी, और किसने आपको जिमनास्टिक के मुकाबलों में हिस्सा लेने का कहा? सर जी शानर जमदाद ने मुझे इनकरेज किया और मुझे बोला कि यू रेडी फॉर नेशनल्स। मैं तो बोली थी नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं प्रिपेयर हूँ। लेकिन मेरी कोचेस को पता था कि मैं जा सकती हूँ, तो मैं वहाँ जिमनास्टिक सीखती। तो उन्होंने कहा था कि आप नेशनल चले जाओ, तो मैं सेलेक्ट होकर वहाँ चली गई। देखा, कोचेस को बिल्कुल ठीक पता था कि आप पार्टिसिपेट भी करेंगे, मेडल भी लेकर आएंगे। मुझे ये बताएं कि जिमनास्टिक की प्रैक्टिस आप कब से कर रही हैं? कोई स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग भी ली है आपने? 5 साल से कराची में, तो मैं 5 साल से क्लासेस ले रही हूँ, और मैं 2 घंटे एक दिन में करती हूँ। तो मैं 3 क्लासेस। तो ये प्रैक्टिस क्या आप रोजाना करती हैं, और कितनी सख्त होती है ये ट्रेनिंग? ट्यूजडे को ना हो या थर्सडे को मैं घर में करती हूँ 2-3 दिन, और ट्रेनिंग होता है क्योंकि जिमनास्टिक इज अ टफ स्पोर्ट, और 2-3 घंटे में लगाती हूँ रूटीन्स बनाने में। जिमनास्टिक्स बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप दिल लगाओ तो बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल तो होगा। तो मैं खास ट्रेनिंग होता है, लेकिन मुझे मजा आता है क्योंकि इट्स द स्पोर्ट आई लव, इट्स माय पैशन, माय हॉबी। ठीक है जी, आपका पैशन था। एक तो ये कि अगले जवाब से पहले ना थोड़ा सा अपना कैमरा सही करें, अपना हेडरूम थोड़ा सा जो है वो खत्म करें। मुझे ये भी बताएं कि ये जो इवेंट था जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है और गोल्ड मेडल जीत कर आ गई हैं आप, इससे पहले भी आप इस तरह के किसी इवेंट पे पार्टिसिपेट कर चुकी हो? इससे पहले मैं बहुत कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, और उसमें तो कराची में छोटे मोटे कॉम्पिटिशन थे। लेकिन जब मेरी सर ने बोला कि आप नेशनल्स आ रहे हो, मैं तो हैरान हो गई कि मैं सेलेक्ट हूँ नेशनल्स के लिए। और वैसे भी कि नेशनल्स से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर बार जीतती थी, कभी ना कभी 2nd या 3rd आती थी, लेकिन रोजाना में फर्स्ट के साथ जाती थी। तो थोड़ा डर तो था क्योंकि मैं नेशनल जा रही थी, लेकिन मैंने कहा था कि देखो जो अल्लाह चाहे मैं कर दूंगी, और अगर मैं सेलेक्ट हुई तो मैं चली जाती हूँ। और फिर जाकर मुझे इतना खुशी मिला क्योंकि मैं फर्स्ट आई हूँ, और बहुत बड़ा कंपटीशन था। बिलाशुबा रानिया, आप जो करना चाहें आप कर सकती हैं, और करके दिखा भी रही हैं आप। ये बताइएगा, जिमनास्टिक में किसी को फॉलो करती हैं आप? पसंदीदा जिमनास्ट कौन है आपका? तो मैं अभी सिमोन बाइल्स को फॉलो करती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर देख चुकी है, शी इज इन हर लाइक अर्ली 40s, और मैं अभी 10 साल पर, मैंने बहुत अचीव किया। तो मुझे ये गोल है कि मैं सिमोन बाइल्स की एज तक पहुंचूं, क्योंकि शी इज
very like old for gymnastics right now, and she's very strong. तो मैं उसको follow करती हूँ कि मैं भी Olympics चली जाऊँ, मैं भी international खेलूँ, और मैं first place आ जाऊँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। मुझे ये बताएं कि रानी आप फ्यूचर में भाई क्या बनना चाहती हैं? ये होकर डॉक्टर बनने चाहती हूँ या तो फिर लॉयर। अगर नहीं है तो मैं जिम्नास्टिक की कोच बनने चाहती हूँ, एंड आई वांट टू मेक जिम्नास्टिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज बेटर इन पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बाय। रानिया, we wish you all best for your future। आप डॉक्टर भी बने, आप जिमनास्ट भी बने, जो बनना चाहती हैं आप बन सकती हैं। आप मजबूत भी हैं, और देखिए जनाब कैसे सेफ हाथों में हमारा मुस्तकबिल है, और ये हमारे बिल्कुल स्मार्ट हमारा फ्यूचर है जी। वो उसको बड़ी जल्दी थी, वो जल्दी से बाय भी कर गई कि आई एम डन, मैंने बता दिया आपको सब कुछ, तो मेरी तरफ से बाय बाय। उनकी तरफ से बाय बाय, और हमारी तरफ से भी ब्रेक पर हम जाएंगे। बाय बाय थोड़ी देर के लिए। वेलकम बैक। अब कुछ बात क्रिकेट पर भी हो जाए, और चैंपियंस ट्रॉफी में तो 2 रोज बाकी हैं, और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब गुज़िश्ता रोज लाहौर में हुई, जिसमें पीसीबी और आईसीसी के अहम ओहदेदार शरीक हुए। आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गा रहे थे, और क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी हुई। नेशनल स्टेडियम कराची में इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी बरोज बुध को होगी, और F-16 और JF-7 थंडर भी जो है उन्होंने भी JF-17 थंडर, जी हाँ, उन्होंने भी लहू गरमाना है। और इस हवाले से पाक फ़ज़ाइया की तैयारों की मशकें, नेशनल स्टेडियम की फ़िज़ा में भरपूर रिहर्सल जो है वो जारी है, और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को कराची में ही खेला जाना है। बिल्कुल 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा, और इससे कबल टीमों का प्रैक्टिस सेशन भी जारी है। गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान भी प्रैक्टिस मैच हुआ, मगर इससे कबल आपको बताएं कि ट्रॉफी ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में जो हमारी सूरत हाल हुई आप सबके सामने है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी, 3 मुल्क की सीरीज का फाइनल जीत दिया, और डैरल मिचेल 57 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं। मगर पाकिस्तानी टीम ने पुरानी रवायात को ही बरकरार रखा है। बैटिंग चली ना बॉलिंग, फील्डिंग के लिए गए तो क्या ही कहने, आसान कैचेस छोड़ते रहे। कोई कौमी टीम से सीखे। फ़खर जमान 10 रन बनाकर आउट हुए, बाबर आजम सिर्फ 29 रन बना सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा 46 रन बनाए, और सलमान अली आगा 45, तैयब ताहिर 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जी हाँ, और मैच हारने के बाद कौमी टीम की सिलेक्शन पर भी कई सवालात उठ गए जो कि ऑलरेडी उठ चुके थे। खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ अच्छा परफॉर्म करने में मुसलसल नाकाम दिखाई दिए हैं। ये जी ओवरऑल हमारी क्रिकेट की सूरत हाल, जिस पर हम करने लगे हैं जी बात, क्योंकि आगाज़ हमने आपसे कहा था कि हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ज़रा जो कारकर्दगी है उस पर बाद में बात करेंगे। बात करने के लिए सैयद मोहम्मद उवैस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नाम कैसे हम ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से तो बता रहे थे, हमने आगाज़ में बताया जी बड़ा मेला सज गया, और हमारी तरफ से तैयारियां मुकम्मल है, 2 रोज़ बाकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ तकरीब भी हुई, आप ज़रा तकरीब पे कमेंट करें पहले, फिर हम कारकर्दगी पे बात करते हैं। देखिए परफॉर्मेंस तो आपकी चले जो भी मामला थे, लेकिन अगर पूरे ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था, आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। वो कहते हैं ना कि देर है पर दुरुस्त है। एटलीस्ट मैं कहता हूं कि कोई जो चेयरमैन है कम से कम उसने भी सोचा कि यार अगर बड़ा एक इवेंट पाकिस्तान ने होस्ट करना है तो हमें अपने स्टेडियम्स को जो है वो रेनोवेट भी करना पड़ेगा। आइसोलेशन में पाकिस्तान के अलावा आपको पता है साउथ अफ्रीका भी आइसोलेशन से गुजरा, लेकिन उन लोगों ने अपने रेनोवेशन पे स्टेडियम से बहुत ज्यादा काम किया था। हम अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए थे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपको पता आईसीसी के चेयरमैन खुद भी कह चुके हैं कि मैं बड़ा अपना बल्कि शॉक हो चुका था देख के पाकिस्तान स्टेडियम्स के रेनोवेशन के इतने कम टाइम के अंदर स्टेडियम्स जो है वो रेनोवेट हुए। हैट्स ऑफ है उन स्पेशली उन मजदूरों को जो कि अनसंग हीरोज हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने दिन रात आपको पता है मेहनत करके स्टेडियम को जो है वो तैयार करके हमें दिया। एक अच्छी बात थी कि आपने उनको पहले मैच के अंदर दावत भी दी, उसके अलावा अपना शाइया भी उनको दिया, तो यही होता है हौसला अफजाई देते। लेकिन लिटरली हैट्स ऑफ पहले उनको है, बाद में मैं कहता हूँ बेशक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है या बाकी जितने मामला हैं, लेकिन हैट्स ऑफ पहले उनको है। बाकी अगर पूरे चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा एक फ्रूट है। इतने अरसे के बाद एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। इससे पहले आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान ने होस्ट किया, फिर पाकिस्तान को एक अच्छी बात है कि जो वर्ल्ड कप वुमेन्स क्वालिफायर है वो भी पाकिस्तान ने होस्ट करना है। बहुत से हर्डल्स इसके अंदर आए। इंडिया ने आपको पता पूरी कोशिश की थी कि ये पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाए दुबई में किसी न्यूट्रल वेन्यू पे, लेकिन जो पाकिस्तान ने जो बेस्ट पॉसिबल था पाकिस्तान ने वही किया। मुझे पता है बहुत से लोग नाराज आज भी होते हैं कि इंडिया की टीम दुबई जाके खेलने लगी, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि उनका स्टेक बहुत ज्यादा है डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। आप बात करें लीग क्रिकेट में फाइनेंशियली वो स्ट्रांग भी हैं, फाइनेंशियली आपको पता है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं आईसीसी को, लेकिन ये बेस्ट पॉसिबल था जो पाकिस्तान क्रिकेट ने किया और बड़ा एक जबरदस्त मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने फीडबैक पूरी दुनिया को दिया। अल्लाह करे अच्छा टूर्नामेंट हो जाए इंशाल्लाह, सेफ एंड साउंड हो जाए।
लेकिन ये आने वाले टाइम के लिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक गेटवे होगा पाकिस्तान के लिए। अवैस, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मोहसिन नकवी को क्रेडिट तो जाता है, लेकिन देखिए मजदूरों की टीमों से तो उन्होंने इतना जबरदस्त काम करवा लिया है और टाइमलाइन का भी ख्याल रखा है, लेकिन कौमी क्रिकेट टीम से वो कुछ भी नहीं निकलवा पा रहे, उनकी कारकर्दगी झुकी तू है, तो इस पर क्या कहेंगे? लोग तो ये भी कह रहे हैं स्टेडियम तो बना दिए, अब टीम भी बना दें। देखिए मैं खुद भी कि कभी सोचता हूँ कि शायद स्टेडियम्स बनाने के चक्कर में हम टीम का जो ढांचा उसको भूल के बनाने में, लेकिन मोहसिन नकवी की बात करूँ या मैनेजमेंट की बात करूँ, उनका काम है ऑब्वियसली, वो एक चेयरमैन है, उनके और भी चीजें हैं, चाहे वो स्टेडियम्स की रेनोवेशन है, चाहे दूसरे मामला हैं, उनको वो देखते रहते हैं, तो वो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। जो सिलेक्शन टीम है जिसको एक क्लास से आप अपना आगे से बनाते हो, आप अपना लाइजॉन करते हो कि आपने पूरी टीम के स्ट्रक्चर पे काम करना है, शायद वो भी स्टेडियम्स को बनाते हुए भूल गई थी कि हमने टीम के बैकअप पे भी तैयार करना है। हम कहते हैं ना हम लोग बड़े शॉर्ट टर्म मेमोरी हैं, साइम आया, हम इमाम को भूल गए, अब्दुल्ला शफीक को बड़े गलत टाइम पे डक पड़ गया, सारे मामला थे, लेकिन अब यही टीम है, इसी को बैकअप करना, अल्लाह करे कि अच्छा परफॉर्म करें यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान टीम का भी जो एक कॉम्बिनेशन की आप बात करते हैं, खास करके आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, मिडल ऑर्डर की बात करें, अभी भी नजर आ रहा है स्टफ के बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान का, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां पर आपको एक मैं कहता हूँ फायर पावर की जरूरत है मिडल ऑर्डर के अंदर, आपका सबसे बड़ा जो इशू है पाकिस्तान टीम का, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग को लेके हो, कि आप जब मिडल ओवर्स के अंदर होते हो तो आपके पास जो रन रेट का जो रोटेट द स्ट्राइक वाला मामला है वो बहुत ज्यादा फुल स्टॉप लग जाता है, कि आप वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हो आने वाले बैट्समैन को भी। बॉलर्स का भी यही इशू है, आप 15 ओवर से लेकर आप कर लेंगे 35-40 ओवर तक आपके पास वो बॉलर्स इस वक्त थोड़ा सा लाइन में नजर नहीं आते जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे आपको विकेट्स लेके दे सके, इकोनॉमी रेट भी आपका मेंटेन कर सके। हारिस रऊफ का अभी तक आपको पता है कोई अपडेट है नहीं है, अल्लाह ना करे कि उनकी इंजरी ऐसी हो कि आपको उनको रिप्लेस करना पड़े। वैसे वो चैंपियंस ट्रॉफी की जो प्रैक्टिस आ रही है अभी, जो कराची के अंदर पाकिस्तान टीम मौजूद है, उसमें बॉलिंग करते हुए नजर आपको आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे, मैंने कहा ना कि फीडबैक उनकी अच्छी जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट उनका कैरेक्टर होगा पाकिस्तान टीम में। लेकिन ओवरऑल फिर मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम है, हम भी क्रिटिसाइज करते हुए आए हैं इसको, लेकिन बैकअप तो अब करना है इस टीम को, अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म करके दिखाए। अच्छा, जरा ओपनिंग की हम बात कर लें तो बाबर आजम को ओपनर बनाने का जो हम तो देख रहे हैं कि तजुर्बा हमें बुरी तरह से नाकाम लगा है, और साबिक क्रिकेटर्स भी बार बार यही बात कर रहे थे कि बाबर को तीसरे नंबर पर भेजा जाए। आपको लगता है कि अब दोबारा यही वाला तजुर्बा किया जाएगा? अपने पहले मैच में करना चाहिए पाकिस्तान को ये तजुर्बा? देखिए अब नहीं कर सकते आप, एक्सपेरिमेंट्स आप करते हैं या तो ट्राई सीरीज में आप करते हैं या उससे पहले आप करते हैं। मैंने कहा ना कि हम लोग वो टीम नहीं जाने चाहते जो कि 6-7 महीने पहले आप बैकअप प्लेयर्स के ऊपर तैयारी करते हो, कॉम्बिनेशंस पे आप तैयारी करते हो, आप बहुत जल्दी जो एक प्लेयर आता है बाकी सबको भूल जाते हो, और ये हमने देखा भी है इसके अंदर। मैं खुद भी चाहता था, देखिए क्रिटिसाइज नहीं है, मैं क्यों चाहता था कि आपने अगर उस्मान खान को सिलेक्ट किया, आपने फहीम को लेके आप आए, चले कुछ दिल को चांसेस मिले, आप इनको ट्राई नेशन सीरीज में खिलाते ताकि आपको समझ आ जाती कि हमारा कॉम्बिनेशन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हो सकता है। आपने उनको नहीं खिला के लोगों के दिमाग में और डाउट पैदा कर दिए। फहीम अशरफ जो आखिरी मैच खेले, आप देखें उनको शायद 2 ओवर मिले हैं, उसके बाद रिजवान उनको उतार दिया था, रिजवान ने ऐसा जो उनको वापस ओवर नहीं करवाए, तो मैं कह रहा हूँ ना फिर शक लोगों के ज़हन में पैदा होता है कि यार आखिर मसला क्या है यहाँ पर, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाबर की बात करो, विराट की बात करो, ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं दुनिया के जिनका 60-61 के करीब एवरेज है, अपना ओडीआई क्रिकेट की बड़ी तगड़ी एवरेज है, लेकिन 1 डाउन पोजीशन पे है। बाबर जिस पोजीशन में इस वक्त खेल रहे हैं वो टोटली डिफरेंट पोजीशन एज एन ओपनिंग डिपार्टमेंट खेल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर आपका सारा का सारा जो इर्द गिर्द घूमता है वो घूमता है बाबर आजम पे, तो बहुत जरूरी होगा कि बाबर किस तरीके से स्टार्ट देते हैं फखर के साथ पाकिस्तान इनिंग्स को। पिछले मैच के अंदर तो अच्छा उन्होंने 32-35 स्कोर किया है, बॉल भी उनका अच्छा मिडल हो रहा था, तो लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता उस पोजीशन पे सेटल डाउन हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना बहुत देर तो कर दी, लेकिन अच्छा था कि आपने कम से कम खुद भी रियलाइज किया, लोगों को भी कहा कि यार मैं किंग नहीं हूँ। वो किंग का जो फैक्टर है वो आपके ऊपर प्रेशर डालता है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है इंडिविजुअली, वो आपके जितना बड़ा टूर्नामेंट हो उसके अंदर फिर आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट होता है, वो आपकी परफॉर्मेंस पे भी आता है नजर। तो अच्छी बात है कि आप अपना उस चीज को रियलाइज कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूं जिस पोजीशन पे मुझे अगर दिया गया पाकिस्तान टीम के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान की ओपनिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि जो 2-3 आपने जो चेंजेस किए उससे लिटरली आपका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन इस वक्त डिस्टर्ब हो गया पाकिस्तान टीम। अगर फखर के साथ बाबर नहीं तो और कौन होगा, क्या ऑप्शन है? देखिए आपके फिर 2 ही ऑप्शंस थी, या तो उस्मान खान को आप खिला लेते क्योंकि वो पावर प्ले का अच्छा प्लेयर है, मैंने कहा ना वो T20 से आप उसको ओडीआई क्रिकेट के अंदर लेके आ रहे हो, लेकिन उसने ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली बहुत अच्छे से। चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा एक अच्छा आपके पास एक सिनेरियो था जहां पर आप उसको ओपन करवाते तो आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ जाती कि क्या ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। अगर आप मिडिल ऑर्डर के अंदर भी आप आ जाए तो सबसे बड़ा जो मसला आपका है वो साउथ शकील को लेके। साउथ शकील को आपको पता है वो प्रैक्टिस सेशन के अंदर बड़ा अच्छा मिडल कर रहे थे, बॉल को अनफॉर्चुनेटली पिछले मैच में जरूर आउट है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें साउथ शकील को, तो साउथ शकील को कहा गया था कि आप ओपन कर लें,
फखर जमान के साथ, लेकिन वो कॉम्बिनेशन सही। फिर मैं कह रहा हूँ वो बनता है कॉम्बिनेशन आपका जाके बनता है चैंपियन ट्राई नेशन सीरीज के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आपने नहीं इतना मौका दिया, तो अब आपके पास जो चैंपियंस ट्रॉफी की का जो लेकिन स्क्वाड वो है आपकी उसी को वाली आपने बात ही है ना दिया। ओवैस की, अब जो भी है यही टीम है और इसको ही हमें बैकअप करना पड़ेगा जनाब, हम इनको सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद ओवैस हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट डिस्कशन कर रहे थे कि जी हमारी टीम कैसा परफॉर्म करेगी। हम दुआ तो यही करेंगे कि जिस तरीके से हमने तैयारियां की हैं टीम भी उसी तरह की तैयारियां करके परफॉर्म भी वैसा ही करे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। जैसा कि अब आपको मालूम हो ही गया है कि नौजवान गुलकार रिजवान अनवर आज एक्सप्रेसो के मेहमान हैं और रिजवान अनवर की गुलकारी के सोशल मीडिया पर चर्चे हैं आजकल। रिजवान अनवर का हाल ही में रिलीज हुआ गाना अभी आपने सुना है इंतजार, सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से उन्होंने ज्वाइन किया है, उन्हीं से बात करते हैं। रिजवान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। रिजवान, सबसे पहले ये बताइएगा कि इंतजार काफी देर से कर रहे थे लोग, इतना इंतजार क्यों करवाया आपने? असल में मैंने खुद इसका बहुत इंतज़ार किया। सो 1, 2, 3 साल लगे हैं इस गाने को यहाँ तक यानी आज रिलीज़ करने में। बिल्कुल। सो काफ़ी इसके ऊपर काम था, कुछ मसले मसाइल भी ऐसे आ गए कि मैं रिलीज़ नहीं कर सका, लेकिन फाइनली ये मैंने रिलीज़ किया है और इन द बॉक्स प्लेटफॉर्म से मैंने ये रिलीज़ किया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बिल्कुल। तो वो तो सही है, इस पर हम डिटेल में करते हैं हिंदी बॉक्स पे तो बात। जरा आप ये बताएं कि अभी रिस्पांस आपको कैसा मिला है? सोशल मीडिया पे तो भाई वायरल चल रहा है आपका सॉन्ग। जी, बड़ा एक्सेप्शनल इसका रिस्पांस है और मैं ऑनेस्टली इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता रिस्पांस पे, मैं अच्छी चीज़ बनाने पे फोकस ज़्यादा करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका जैसे मेरा मानना ये है कि आप अपनी किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे तो कोई दूसरा सुनने वाला वो कनेक्ट कर पाएगा। सो मैं इसी अप्रोच से गाना बनाता हूँ और उसे रिलीज़ करता हूँ, बाकी आपके सामने ही है। तो रिजवान, साद सुल्तान के साथ आगे भी प्रोजेक्ट हमने आपने देखे, इस प्रोजेक्ट में किसको मेंशन करना चाहेंगे? मैं साद सुल्तान को ही करना चाहूँगा और जो मेरे साथ ये टीम ये एक्चुअली एक टीम वर्क है। इसमें फ़ात खान ड्रम्स पे हैं, पियानो पे हैं हमारे शहजाद अली और गिटार्स पे ताहिर अब्बास, वो ख़ुद भी बड़े अच्छे सिंगर हैं और साद सुल्तान ने असल में ये इसी गाने को प्रोड्यूस किया है। तो मैं ये पूरी टीम को क्रेडिट देता हूँ इस सारे सॉन्ग का और इस गाने की कामयाबी का सारा क्रेडिट मैं अपने जो टीम मेंबर्स हैं इनको देता हूँ। चलें, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम चाहेंगे कि आप हमें भी ज़रा कुछ सुनाएं अब लाइव। अच्छा, मेरा एक सॉन्ग साद सुल्तान के साथ ही 2010 में रिलीज़ हुआ था जो कि इंस्टेंट वायरल था, तो वो मैं आपको उसकी 2-3 लाइन सुनाता हूँ। ज़रूर। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गईयां ढोलना वे, मैं लुटी गई लाया लाया। वाह 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 वाह। आपको पता है कि इसके साथ आपका ये जो वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि बड़ा वायरल गया था, इसके साथ कुछ खास किस्म की मेरी तो यादें वाबस्ता है। मेरी वेडिंग जो मूवी है ना उसका टाइटल सॉन्ग था ये, तो मुझे तो इस गाने से कुछ खास वाबस्तगी भी है। आप क्या पूछेंगे अब रिजवान से? रिजवान, ये मैं पूछना चाहूँगा कि आपका ये जो कोलैबोरेशन है, ये जो खास एक टीम है, आप इसके साथ कितने अरसे से काम कर रहे हैं और आगे क्या प्लान है करने के? मेरा असल में ये पहला प्रोजेक्ट है इसी टीम के साथ। इससे पहले भी इन्होंने 5 साल पहले ये रिलीज़ किया था और मतलब यही प्लेटफॉर्म, और वहाँ से शुरुआत हुई थी और फिर मैंने ख्वाहिश का इज़हार किया था साद सुल्तान को कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने फिर मुझे यहाँ पे एक मौका फ़राहम किया। मैंने उनको गाने सुनाए, उन्हें पसंद आए, उन्होंने उनमें से कुछ 1-2 गाने चूज़ किए हैं, तो उनमें से एक सॉन्ग है। तो मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और ये प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि ये प्योरली आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं और जिसमें सिर्फ सिंगर्स या जो म्यूजिशियंस हैं या जो इंस्ट्रूमेंट कोई बजाने वाला है वो ही नहीं, जैसे कि इसके सेट के ऊपर जैसे कोई पेंटर है उसकी पेंटिंग हम लोगों ने लगाई है। अच्छा। तो काफ़ी चीज़ें हैं इस तरह की जो हम लोगों ने ना कंबाइन की हैं। तो ये प्योरली एक ना आर्ट को प्रमोट करने के लिए
ये प्लेटफॉर्म है। जबरदस्त। मेरा ये मानना है। तो इसीलिए इससे मुझे पहले सबसे भी अच्छी हमने चीज़ बहुत ये सारे इसकी ऐसे लगती है। प्लेटफॉर्म सुने हैं और देखे भी हैं। हाउ इज इट डिफरेंट इन द बॉक्स स्पेशली? और जिस तरह से भी आपने बताया कि एक स्पेशलिटी तो ये है कि जो भी आर्टिस्ट जिसका जो भी काम है वो आप वहाँ पर शोकेस भी कर रहे हैं सेट पर जो यूज़ हो रहा है। इसके अलावा ये कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, एक तो नए उभरते हुए जो हमारे सिंगर्स हैं, जो हमारे टैलेंट है, उनके लिए। उनके लिए तो ये मुझे लगता है कि इस तरह के जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हों वो उतने ही कम है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा कि कौन कितना हिट है या कौन कितना बड़ा है या कौन कितना छोटा है। सो यहाँ पे बिल्कुल इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। वो सब म्यूजिशियंस मिल के बैठते हैं और एक गाने के ऊपर या किसी भी सॉन्ग के ऊपर काम करते हैं। दूसरा ये है कि सब प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, जैसे कि नेस्कैफे बेसमेंट, कोक स्टूडियो और जितने भी हैं, ये सब अच्छा काम कर रहे हैं। मॉडर्न दौर है, मॉडर्न म्यूज़िक कर रहे हैं और वो सब अच्छा है। और कोई वो नहीं तो रिजवान, आप भी आर्ट को ही प्रमोट कर रहे हैं। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज प्लेटफॉर्म? आपने दो के तो नाम लिए हैं, लेकिन उसके साथ इन द बॉक्स का जी मैं बताना चाह रहा हूँ। जी गो ऑन। मैं ये बता रहा था कि इन द बॉक्स आज के दौर में, जिसमें आज आप जितना भी हम नॉर्मली म्यूज़िक सुन रहे हैं वो बड़ा जैसे कंप्यूटर बेस्ड है, जैसे बीट्स हैं, लूप्स हैं, ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। सो इन द बॉक्स अभी इसमें डिफरेंट इसलिए लग रहा है कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक म्यूज़िक कर रहे हैं, जिसमें हर एक चीज़ जो है ना वो लाइव प्ले की गई है। सो इसलिए ये आज के दौर में डिफरेंट है। जैसे कि आजकल वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अभी बहुत मॉडर्न और बड़ा अच्छा वो भी म्यूज़िक है, ये नहीं कि वो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन द बॉक्स को जो मुनफरिद करता है वो उसकी जो ऑर्गेनिक फील है वो मुनफरिद करता है। तो सही है, सही है। अच्छा रिजवान, इंतज़ार का तो इंतज़ार अब हमारा ख़त्म हुआ, आगे अब क्या प्लान्स हैं? किस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं आप? जी हम लोग मज़ीद इसी इन द बॉक्स में ही कुछ एक दो गाने मज़ीद रिलीज़ करने के मतलब मेरा तो प्लान है। और उसके अलावा कुछ सोलो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने काफ़ी बना चुका हूँ। अभी बीच में रमज़ान आ गया तो रमज़ान में हम लोग ऑब्वियसली रिलीज़ नहीं करेंगे, और उसके बाद ईद से हम लोग स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह, दोबारा वापस आएंगे। और तो आजकल कोलैबोरेशंस का बड़ा ट्रेंड है रिजवान, कोलैबोरेशंस का बहुत ट्रेंड है। तो आप किसी आर्टिस्ट को देख रहे हैं जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहें? मैं तो बिल्कुल देख रहा हूँ कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है मुझे नहीं आइडिया, बट सब देख रहे हैं। मुझे कोई अच्छा लगेगा, स्टार है हमारे। नहीं मैं ज़रूर करना चाहूँगा और कुछ नाम है मेरे जहन में, मैं उनके साथ करूँगा ज़रूर इन नियर फ्यूचर। और कुछ गाने भी मैंने ऐसे बनाए हैं जिसमें मुझे फीमेल वोकलिस्ट चाहिए, तो मैं उनके साथ काम ज़रूर करूँगा इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और जो आजकल एक और भी ट्रेंड है वो जो ड्रामास के OST का, उसके बारे में सोचा है आपने कुछ कभी? जी मैंने बहुत सारे गाए हैं और मेरे काफ़ी गाने हाँ जी नॉमिनेट भी हुए हैं। अभी रिसेंटली एक और चैनल है वहाँ पे मेरा OST नॉमिनेटेड था। सो उससे पहले मैंने बहुत सारे गाए हैं। तो हमें कोई सुनाएं भी फिर? उनमें काफ़ी ज़्यादा रिजवान मैं बिल्कुल सुनाता हूँ, बिल्कुल सुनाता हूँ। हाथों से रेत की मानिंद गया सब, लफ्जों से भी मिट गया तू, साए की तरह मेरे तू चला था, किस मोड़ पे खो गया तू, तू है कहाँ मैं हूँ कहाँ, तू है कहाँ मैं हूँ कहाँ। तो ये एक सॉन्ग था मेरा, काफी उस टाइम पे चला था। ग्रेट। तो रिजवान ये बताइएगा कि अभी आप जो ये एक लैंडस्केप देखते हैं जिसमें बहुत तब्दीली आ गई है कुछ प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से, इसमें आप गुलकारों में क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं? अब क्या ज़्यादा गुलकार पसंद करते हैं गाना जिसकी वजह से जो है लोगों को मतवज्जो कर पाते हैं? अच्छा मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने हमेशा देखा है रोमांटिक या सैड सॉन्ग दो कैटेगरीज पाकिस्तान में नॉर्मली पसंद की जाती हैं, और बहुत मुश्किल है कि कुछ कोई और इनसे हट के कोई गाना जो है ना वो चल रहे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जैसे कोई इवेंट है, जैसे क्रिकेट का दौर है तो कोई उस तरह का गाना चल जाएगा। अदर देन जो नॉर्मली यही सॉन्ग सैड या रोमांटिक
इस तरह के सॉन्ग्स ही चलते हैं और मुझे लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, जबरदस्त। कोई थर्ड टॉपिक ही नहीं है हमारे पास। सो यस, चलें जी, हमारे इंतहाई टैलेंटेड रिजवान अनवर हमारे साथ मौजूद है, आपके हम मशहूर हैं। हम तो इजाज़त चाहेंगे आपसे, लेकिन हमने आपको रिजवान के गाने के साथ छोड़ के जाना है, तो हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल।